हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। और दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह यादव और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में 50 से प्लस क्वेश्चन पे उसके व्याख्यात्मक हल के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं, अपने सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू होता है, वो ये है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु यानी सबसे हैवी धातु की बात कर रहा है। जैसा कि आपके ऑप्शन में 4 विकल्प दिए गए हैं, तांबा, यूरेनियम, चांदी, एल्युमिनियम। तो एक चीज़ ध्यान देना है, जो सबसे भारी धातु में जब नाम आएगा सबसे भारी धातु कौन है, तो आपका जवाब होगा सबसे भारी धातु कौन है, यूरेनियम है। अब जरा यूरेनियम के बारे में जान लो आप। यूरेनियम एक कैसा तत्व है, तो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोला जाता है। यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, पोलोनियम हुआ, यानी जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 92 से अधिक होता है वे सभी के सभी तत्व जो है रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। और इन पदार्थों से आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं। और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अल्फा बीटा गामा से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इन किरणों की खोज जो है बैकुरेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन किरणों को हम लोग बेकुरल किरणों के भी नाम से जाना जाता है, अल्फा बीटा और गामा किरणों की। देखिए, सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो है गामा किरण की होती है। वह जो है क्या करती है, इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक तरीके से देखा जाए तो 1 मीटर जो है एल्युमिनियम की मोटी चादर को भी पार कर सकती है। तो इस तरीके से देखा आपने कि सबसे भारी धातु कौन है, आपकी यूरेनियम है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आगे देखिए, कहा जा रहा है सबसे कठोरतम धातु है, सबसे कठोरतम धातु। अब इसमें सबसे कठोर धातु बताना है, जिसमें कह रहा है सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है। तो जो सबसे कठोर हार्ड धातु होती है वो आपका प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम। क्योंकि सोना को आप देख रहे हैं, लोहा को देख रहे हैं, तो ये पीटने पर बढ़ने वाले हैं, ये कठोर नहीं होते। जैसे इन पे हम घात करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो ये जो है फैलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे कठोर धातु का नाम आएगा तो प्लेटिनम बताना है। सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम धातु है। अब बात करते हैं बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार ये पूछा जाता है, पारा क्या है। तो देखिए, पारा वास्तव में एक धातु है। पहली बात तो आता है पारा क्या है। पारा एक वास्तव में धातु है और पारा एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु होती है जो द्रव और जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी पारा जो होता है वो लिक्विड फार्म के जो है सामान्य ताप पे वह जो है द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है। तो लेकिन पारा है क्या? एक धातु है। अब देखिए, पारा का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मान लीजिए आपको चांदी का अमलगम तैयार करना है, तो देखिए चांदी का अमलगम कैसे तैयार किया जाता है। जब चांदी के बुरादे को पारा के साथ मिला करके जब उसका पेस्ट बना देते हैं, आप देखते होंगे कि जो दांत के डॉक्टर लोग होते हैं वो दांत के खोड़े के अंदर, कोटर के अंदर जो है चांदी या सोना भरते हैं। तो वो चांदी या जो सोना, जो चांदी भरी जाती है उसमें वो पारा के साथ मिला दिया जाता है। जैसे ही पारा के साथ मिलाएंगे तो वो एक अमलगम तैयार हो जाएगा चांदी का। और थोड़ा देर के बाद जैसे उसको मिला करके दांत के गड्ढे में डाल देते हैं और वो कुछ समय बाद जो है बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से जो पारा होता है वह अमलगम तैयार करने का भी काम करता है, चाहे वो सोना का हो, चांदी का। पारा क्या है? एक धातु है जो द्रव स्थान पाई जाती है। और पारा के देखिए पारायुक्त जल, जैसा आप एक मीनी माता बीमारी का नाम सुना है आपने, तो ये बीमारी जापान से आई थी। जो मीन माता नामक बीमारी है यह मछलियों में सबसे पहले पाई गई थी। मीन माने मछली। तो पारायुक्त जल पीने से ये बीमारी जो है मछलियों के अंदर देखी गई थी। तो जब जल में पारा की मात्रा घुली होती है, पारा का अंश घुला होता है, तो मीन माता नामक बीमारी का जन्म होता है, आप जानते हैं।
अब देखो यहाँ पे अमलगम हो गया। और देखिए पारा सामान्य तापमान पे, कभी परीक्षा में आ जाएगी कौन ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप पारा को बताएंगे, ठीक है। और देखते हैं आपकी जितना भी जैसे वायु दाब मापी होता है या थर्मामीटर होता है, तो उसके अंदर जो है पारा भरा होता है, वो पारा। अब देखते हैं जैसे जो हाइड्रोमीटर होता है जो वायुमंडलीय दबाव को नापने का काम करता है। तो ये देखो प्रतियोगी परीक्षा में 3 चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान दो। 3 जो है यंत्र आपसे पूछे ही जाते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर, और एक होता है आपका जो है जैसे मान लो आर्द्रता मापी यंत्र। तो देखिए जो वायुमंडल की जो नमी या आर्द्रता को मापने का काम करता है उस यंत्र को हम आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। यानी वो आपका जो वो यंत्र होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप हाइड्रोमीटर बोलेंगे कि हाइग्रो बोलेंगे। देखिए हाइग्रोमीटर होता है, वायुमंडल की नमी को नापने वाले यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। जो घनत्व मापी यंत्र यानी जो किसी भी पदार्थ के घनत्व को मापने का काम करता है उस यंत्र का नाम होता है हाइड्रोमीटर। और जो वायुमंडलीय दाब को नापने का काम करता है उसका नाम होता है बैरोमीटर। जैसे बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक बढ़ रहा है, यानी पारे का ऊपर चढ़ना। अगर पारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो मौसम साफ होने की संभावना है। पारे का तल धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है तो पारे का नीचे गिरना जो है आंधी या तूफान या चक्रवात आने का द्योतक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र का नाम आप याद रखना है आपको क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र का नाम बैरोमीटर होता है। नमी यानी आर्द्रता मापी यंत्र का नाम होता है हाइग्रोमीटर, और घनत्व मापी यंत्र का नाम होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो ये सारा पारा से जुड़ा बहुत सारी बात हम लोग देखिए। विश्व में सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो देखिए विश्व में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। आपको पता है कि जो पहला जो आपका जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। 1H1 1H2 1H3 या आप हाइड्रोजन। तो सर्वाधिक मात्रा में जो विश्व में पाया जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन है। और एक प्रतियोगी परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है कि किस ईंधन को या भविष्य का ईंधन बोला जाएगा। देखिए हाइड्रोजन जो आगामी भविष्य में जो है हाइड्रोजन जो है उसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है, क्योंकि भविष्य में जो है इसके द्वारा जो है ऊर्जा तैयार की जाएगी, ठीक है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान है, कौन सा तत्व है, तो आप बताएंगे आपका विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो सोना होता है, सोने की शुद्धता, तो शुद्ध सोने की शुद्धता कितना कैरेट होती है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो जो है 24 कैरेट का होता है। तो सोने की शुद्धता हम कैरेट में मापते हैं। तो सोना जो होता है, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। देखिए भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, देखिए भूपर्पटी का मतलब होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में जो पाए जाने वाला जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में, ये यदि एग्जाम में आए तो आप उसकी बात करेंगे, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो यह भी है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। देखिए अयस्क का मतलब जैसे देखो आप एल्युमिनियम हुआ, चाहे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, ये बहुत सारी जो धातुएं हैं जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती हैं, ये ज़मीन के अंदर जो है अशुद्ध रूप में निकाली जाती हैं। तो जो ये धातुएं अशुद्ध रूप में निकलती हैं उन्हें हम जो है अयस्क नाम देते हैं। अयस्क होता है, फिर अयस्क के द्वारा उसका शुद्धिकरण करने के बाद तो उस तत्व की यानी उसकी शुद्ध धातु तैयार की जाती है। जैसे आप ले लो एल्युमिनियम तैयार करना है, तो एल्युमिनियम आपको जो है एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट अयस्क से तैयार किया जाता है। तो परीक्षा में कई बार आया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, किस धातु का अयस्क है। तो जो बॉक्साइट होता है यह एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है, ठीक है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क बॉक्साइट। अब देखो अभ्रक क्या है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज़्यादा विश्व में भारत में ही होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक तैयार होता है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभ्रक क्या है, तो अभ्रक ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। ध्यान देना, आ जाएगा कभी भी एग्जाम में, आ जाएगा नहीं आया है
कि निम्नलिखित में कौन ऐसा तत्व है जो विद्युत एवं उष्मा दोनों का कुचालक है, यानी इसके ऊपर विद्युत का और उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये मतलब कुचालक का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो सकता। तो अभ्रक एक ऐसा तत्व है, अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें उष्मा, यह उष्मा एवं विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका मतलब कि अभ्रक का जो कच्चा अभ्रक होता है, जो अभ्रक होता है, इसका जो सर्वाधिक यूज होता है वो किस उद्योग में होता है, तो एक तरीके से आ जाएगा तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक उद्योग, यानी जो विद्युत के जो जितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा उपकरण बनते हैं जहाँ पे करंट जो है वहाँ पे नहीं प्रवाहित होना चाहिए, तो वहाँ पे जो है अभ्रक का प्रयोग कर दिया जाता है जिससे वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का प्रवाह न हो सके, यानी वो कुचालक का काम करे। तो अभ्रक विद्युत एवं उष्मा दोनों का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। सबसे अधिक लचीला व पीट कर बढ़ने वाली धातु, देखिए कह रहा सबसे अधिक लचीला व पीटने पर सर्वाधिक बढ़ने वाली धातु कौन है, तो आपको जैसा पता है सोना। सोना एक ऐसी धातु है जो पीटने पर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसके बाद में लचीली भी है। ठीक है, सोना। कहता निम्न में जल से हल्का होता है, कहता है कौन, यहाँ पे 4 आप विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है कि इनमें जल से हल्का क्या है, पानी से भी हल्का। कह रहा है एल्युमिनियम, नहीं भाई वजनी है। मैग्नीशियम, मैग्नीज और सोडियम। देखिए यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है कि कौन ऐसी धातु होती है जो सबसे नर्म एवं मुलायम है, जो एक तरीके से चाकू के द्वारा भी काटी जा सकती है। तो सबसे नर्म एवं जो मुलायम धातु होती है वो सोडियम होता है। सोडियम सबसे नर्म एवं मुलायम धातु है, ये दिमाग में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल से भी हल्की होती है। देखो निम्न में जल से हल्का होता है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तो आपका जवाब होगा सोडियम। सबसे नर्म धातु का नाम आएगा या मुलायम धातु का, तब भी सोडियम। आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जस्ते का यस्दीकरण करने से लोहे में जंग नहीं लगता। देखिए भाई ये बहुत बार पूछा जाता है कि लोहे में जंग का लगना ये कौन क्रिया है, ये भौतिक क्रिया है कि रासायनिक क्रिया है। तो पहली बात बताएंगे, लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक क्रिया होती है, क्योंकि जितने भाग में जंग लग जाता है वो लोहा खराब हो जाता है, वह पुनः लोहा लौट करके वो वापस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा के लिए वो जो है समाप्त हो जाता है, यानी यह रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग का लगना कई बार पूछा गया है, तो अब बताएंगे यह लोहे में जंग का लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन। अब लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो लोहे के ऊपर जस्ते का लेप चढ़ा दिए। जैसे ही जस्ता धातु का उस लोहे के ऊपर आप लेप लगा देंगे तो जंग लगने की प्रक्रिया बहुत ही कम हो जाएगी, यानी जंग आपका नहीं लगेगा। तो लोहे का यस्दीकरण किस धातु के द्वारा किया जाता है या किस तत्व के द्वारा किया जाता है, तो जो लोहे का यस्दीकरण होता है वह तांबा के द्वारा किया जाता है, यानी तांबा जस्ते का लेप जब लोहे पे लगा देते हैं, यानी लोहे पर जस्ता का लेप लगाने से जो है लोहे में जंग नहीं लग पाता है, यानी यही लोहे का यस्दीकरण है। लोहे पर जस्ते का यस्दीकरण करने से लोहे में जंग नहीं लगता। लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक क्रिया है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्ति। देखो भाई बहुत यूनिक क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अगर आपने तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से एग्जाम कोई भी हो जहाँ सामान्य विज्ञान की बात है और जहाँ से प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। तो ठीक है, हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने से संबंधित लोगों में भी इसे शेयर करने का काम करें। चलिए कहता है डॉक्टर हो, कलाकार हो, मूर्तिकार हो, जिस कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं उसका लोकप्रिय नाम क्या। देखिए चाहे कोई मूर्तिकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आपका कोई कलाकार हो, जैसे मूर्ति जो बनाई जाती है आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जो है बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो कहता है कैल्शियम सल्फेट। कहता है डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार जिसे कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जो डॉक्टर या मूर्तिकार या कलाकार लोग जो है जिस कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं उसका लोकप्रिय नाम क्या है, तो उसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे देखते हैं कहीं हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करके उसको जो है प्लास्टर लगा देते हैं, वो हार्ड हो जाता है, फिर धीरे धीरे स्वतः वो हड्डी आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रही बात।
निम्न द्रवों में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है, निम्न द्रवों में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी ऊष्मा को बहुत ज़्यादा अच्छा से एब्जॉर्ब करता है। कहता है पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो देखो पानी, ईथर, बेंजीन है सबसे ज़्यादा जो पानी का यानी ऊष्मा का जो सर्वोत्तम यहाँ पे चालक दिख रहा है, वो सर्वोत्तम ऊष्मा का जो चालक है वो पारा है। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे ही आप देखते हैं कि पारा जो होता है वो थर्मामीटर में लगा होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर आप थर्मामीटर लगाते हैं तुरंत जो है यह गर्मी को लेता है और टेम्परेचर बता देता है। ऐसे ही बैरोमीटर में भी जो पाठ्यांक होता है उसमें पारा ही भरा होता है, पारा ही ऊपर नीचे चढ़ता है। जो आप देखते हैं ब्लड प्रेशर मापी यंत्र होता है उसमें भी आप देखते हैं पारा ही ऊपर चढ़ता है। तो पारा जो एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा का बहुत ज़्यादा जो है कहने का मतलब अच्छा चालक है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है? पानी दिया, पारा दिया, ईथर, बेंजीन, तो पारा को मारेंगे। इसीलिए पारा का प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है। पारा तुरंत गर्मी जितना मिली उतना वो बता देगा, तुरंत बताएगा उतना, इसीलिए जो है पारा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलो मेरे भाई, अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत में मैं बता चुका हूँ कि अभ्रक का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो विद्युत में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? देखिए, मिश्र धातु का मतलब होता है जो दो धातुओं के मिलाने से बने वही मिश्र धातु है। अब कह रहा है स्टील है, स्टील भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, ब्रोंज भी मिश्र धातु है, लेकिन तांबा नहीं है। तांबा मिश्र धातु नहीं है मेरे भाई, यह तांबा सिंगल धातु है। ठीक है, मोनोजाइड किसका अयस्क है? तो याद रखना रेडियो एक्टिव तत्व तो थोरियम का है। मोनोजाइड किसका अयस्क है? थोरियम का है। ये कई बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। वो ये है पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल में क्या मिला होता है? तांबा और जस्ता। देखो, जब तांबा और जस्ता को आपस में मिला देते हैं तो पीतल बनता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पीतल कैसे बनता है। पीतल एक धातु नहीं है, मिश्र धातु है। दो धातु के मिलाने से बन रही है, दो या दो के अधिक धातुओं के जो मिलाने से बनती है वो मिश्र धातु। तो तांबा और जस्ता। आगे है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ये बहुत बार पूछा गया कि जब जंग लोहे में लग जाता है तो उसका भार बढ़ता है कि घटता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका भार जो है बढ़ता है। उसका वजह क्या है कि वह वायुमंडल से ऑक्सीजन एवं नमी को लेकर के लोहे का वजन बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लोहे का वजन जंग लगने पे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना है। जल का घनत्व तो सबसे कम है। भाई देखिए, कह रहा है जल का घनत्व तो सबसे कम है। जल का घनत्व तो कहाँ सबसे कम होगा? कह रहा है स्वच्छ जल में, नमकीन जल में, मरकरी में, पेट्रोल में। तो जो सबसे कम जल का घनत्व तो सबसे कम कहाँ होगा? तो आपका सबसे कम होता है पेट्रोल में। जैसे देखो, ये सवाल बहुत बार आता है कि जब एक नाव को जो है सामान्य जल की अपेक्षा यानी नदी से ले जाकर, यानी एक नाव को जब नदी से निकाल करके समुद्र के पानी में तैराया जाता है तो नाव ऊपर उठ कर तैरती है। उसके क्या कारण है? तो आप उसका जो कारण है वो यही कारण है मेरे भाई कि जो नदी के जल का घनत्व होता है उसकी अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। तो इसलिए जिसका घनत्व अधिक होता है तो उस पर जब कोई वस्तु तैराई जाती है तो उसके ऊपर उत्प्लावन बल अधिक लगता है, जिसके कारण वो ऊपर उठ कर तैरेगी। बस यही ध्यान में रखना। ओके, ये अभी प्रश्न आया है परीक्षा में। तो जल का जो सबसे कम घनत्व होगा यहाँ पे पेट्रोल चूंकि पता आपको बहुत हल्का होता है। स्टेनलेस स्टील आपने सुना है, जो सबसे सर्वोत्तम कोटि का स्टील होता है उसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लेकिन वो किसको किसको मिलाने से बनता है? देखिए, लोहा, निकिल, क्रोमियम। याद रखना 4 चीज मिलती है, लोहा, निकिल, क्रोमियम, कार्बन। अब जो है स्टेनलेस स्टील में जो है कार्बन को क्यों मिलाया जाता है? कार्बन के मिला देने से इसमें जो है मजबूती आ जाती है, हार्डनेस आता है। तो कार्बन के मिलाने से स्टेनलेस स्टील में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। बाकी लोहा, निकिल एवं क्रोमियम और कार्बन, इन 4 चीज़ों के मिलने से आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, ओके। आगे
धब्बा रहित लोहे बन, जैसे कोई लोहा बनाना है, धब्बा रहित बनाना है, उसमें जंग वंग नहीं लगना चाहिए, अच्छा लोहा होना चाहिए उच्च कोटि का, तो उसमें क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। जब लोहे के साथ क्रोमियम को मिला दिया जाता है, क्रोमियम धातु को, तो वह जो है धब्बा रहित लोहा तैयार हो जाता है, फ्रेश लोहा होता है। टांका, आप देखते हैं जैसे जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं वो टांका मारते हैं, तो टांका में आप क्या मारते हैं, एक तो टीन होता है, टीन का जो है एक तार होता है और साथ में उसमें शीशा, जैसे ही आप जो है उसमें टांका मारते हैं तो उस जो तार में और ये यानी शीशा एवं टीन से मिला एक तार होता है और उसको क्या करते हैं, जैसे ही हम गला देते हैं तो वो पूरा जो है टांके का काम करता है। यानी टांका एक मिश्र धातु है, जैसे पीतल एक मिश्र धातु है, ब्रोंज एक मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है, लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं तांबा जस्ता मिलने से पीतल, टांका टीन शीशा मिलने से बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन क्या है, एक फ्लोरोकार्बन है, कार्बन का तत्व लेकिन फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। गहरे पानी में गोताखोर किस गैस का प्रयोग करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी गोताखोर जब गहरे पानी में जाता है तो वो जो है आपको पता है कि गोताखोर अपने साथ जो है सिलेंडर लेके जाता है, तो उस सिलेंडर में जो उसके पास गैस होती है वो कौन गैस होती है, तो याद रखना हीलियम गैस। हीलियम गैस कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, साथ में ऑक्सीजन। तो हीलियम एवं ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाता है कोई गोताखोर, यानी वो कौन गैस होती है, ऑक्सीजन तो भाई सांस लेने के लिए चाहिए ही, लेकिन साथ में उसमें हीलियम भी होता है। ठीक है, ओके आगे। लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। जो आंसू गैस होती है, जो आंसू गैस का गोला छोड़ते हैं जिसमें आँख से आंसू आने लगते हैं, लोगों को दिखाई नहीं देता है थोड़ा देर के लिए, वो अमोनिया होती है, NH3। आंसू गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे कहता है गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस। कई बार पूछा जाता है जो गुब्बारे में गैस भरी जाती है वो गुब्बारा जो हल्का होता है, जो वायु में ऊपर की तरफ उड़ता है, तो उसमें हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस बहुत ही हल्की गैस है, एक निष्क्रिय गैस है। आगे ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस, जो ट्यूबलाइटें होती हैं उनमें जो भरी जाने वाली गैस है वो नियान होती है। ठीक है, नियान का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत बार पूछा गया कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो जो वायुयान का टायर होता है उसमें बहुत हल्की एवं निष्क्रिय गैस भरी जाती है जिसका नाम होता है हीलियम। या तो हीलियम भर देते हैं या तो आर्गन भर देते हैं। ठीक है, तो वायुयान के टायरों में जो है किसका प्रयोग होता है, वायुयान के टायरों में हीलियम का प्रयोग होता है। अब आप देख पा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जब पानी में जैसे ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो पानी के अंदर के जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, आदर्श गैस क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गैस को नोबेल गैस कहते हैं, किस गैस को आदर्श गैस कहते हैं, तो आदर्श गैस कौन है आपकी, तो जो आदर्श गैस है आपकी वो आपकी हीलियम। हीलियम एक नोबेल गैस है, याद रखना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है जिसका परसेंट कितना है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जिसका परसेंट है 21। आप जानते हैं 78%, 21%। अब आइए चलते हैं, देखिए कह रहा है सिलिकॉन ऑक्साइड का जो देखिए जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड का क्वार्टज, देखिए क्वार्टज क्या है, जैसे आप कहते हैं ना क्वार्टज, तो क्वार्टज किसका रूप है, क्वार्टज किससे बनता है, तो वो सिलिकॉन ऑक्साइड का एक रूप जो होता है वही क्वार्टज होता है। ठीक है, अब ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। देखिए कार्बन के ये सब अपरूपक हैं, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फ्लोरीन हुआ, तो जो आप देख पा रहे हैं कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। और इसका कारण क्या है कि हीरा की चतुष्फलकी संरचना जो होती है, यानी हीरे की चतुष्फलकी जो संरचना होती है यही उसकी कठोरता का कारण है। और आपको पता भी है कि सबसे अगर अधिक कठोर पदार्थ की बात की जाए तो उसमें आपका हीरा ही आता है, हीरा। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि शराब पीकर लोग जो गाड़ी चलाते हैं तो यातायात जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो जिस यंत्र के द्वारा पता करती है मुंह में लगा करके कि ये आदमी शराब पी के गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तो वो कौन सा जो है वो कौन सा तत्व होता है। देखो कह रहा है शराब पीकर गाड़ी चलाने पर श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है,
तो जो उनके यंत्र में जो जिस यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जो यंत्र, उसमें कौन सा रसायन होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। जो जांच करते हैं जिस यंत्र के द्वारा, उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, कहने का मतलब श्वसन परीक्षण में जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है वो यही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा पता चलता है। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस है, देखो जो हमारा ये वायुमंडल है, अगर इसमें सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है, क्या हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है, रेडान है, तो सर्वाधिक मात्रा में आपको पता होना चाहिए जो आर्गन है। आर्गन का परसेंट जो है वायुमंडल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कांच क्या है, शीशा क्या होता है, तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है, एक अतिशीतित द्रव होता है। टिंचर आयोडीन का घोल, जो टिंचर आयोडीन का घोल तैयार किया जाता है उसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनता है, देखिए अग्निशमन यंत्र होता है, तो अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, पूछा गया प्रश्न है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, क्योंकि जैसे ही आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो आग को बुझा देने का काम करता है। लेकिन कहता है अग्निशमन वस्त्र, जैसे कोई अग्निशमन वाला जो कोई कर्मी है, तो जब आग को बुझाने के लिए जाता है तो अग्निशमन वस्त्र पहन के जाता है, यानी वो आग के अंदर भी चला जाए तो भी उसका शरीर नहीं जल पाता है, उसके वस्त्र नहीं जलते हैं, तो उसका वो किसका बना होता है, तो एस्बेस्टास का। किसका बना होता है, एस्बेस्टास का। ये चीज हो गया। आगे बताएं, सोना किस पदार्थ में घुल जाता है, तो सोना को घुलने वाले पदार्थ का नाम है एक्वा रेजिया। क्या होता है, एक्वा रेजिया। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व, जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो उपयोगी तत्व होता है, तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व का नाम पूछा गया है, तो सिल्वर ब्रोमाइड बताएंगे। कार्बन के अपरूपक हैं, कार्बन के अपरूपक आपको पता है हीरा है, ग्रेफाइड है, और एक अन्य की भी खोज की गई जिसका नाम है फुलरिन्स। फुलरिन्स यह भी कार्बन का अपरूपक है। जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त धातु आपको ऐसा लोहा बनाना है जिसमें जंग नहीं लगना चाहिए, तो किस धातु का प्रयोग होगा साथ में लोहे के, तो यहाँ पर भी मैंने बताया था क्रोमियम। जब क्रोमियम को मिला देते हैं तो धब्बा रहित लोहा बनता है, मतलब उस लोहे में जंग नहीं लगता। तो लोहे में जंग से रोकने की प्रक्रिया अपनाने के लिए क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही लोहे के ऊपर जस्ते का लेप यदि चढ़ा दिया जाता है, यानी जस्ता लगाकर उसका यस्दीकरण कर दिया जाता है, तो भी लोहे में जंग नहीं लगता। और लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, और लोहे में जंग का लगना एक आपको बता दिया गया रासायनिक क्रिया है। प्राकृतिक गैस क्या है, देखिए प्राकृतिक गैस क्या है, मेथेन गैस है। दलदल गैस क्या नाम है, मेथेन गैस है। मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन गैस को ही कहते हैं। तो नेचुरली गैस का नाम आएगा, किस गैस को प्राकृतिक गैस की संज्ञा दी जाती है, तो आप बताएंगे मेथेन को। और है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जिसे हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, उसका क्या नाम है, तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है NaSCO3। NaSCO3 एक धावन सोडा होता है जो कपड़ा धोने का सोडा होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। अब देखिए थोड़ी चर्चा हम लोग अम्ल क्षार पे कर ले। देखिए अम्ल जो क्षार है इसकी पहचान किसके द्वारा होती है, यह पूछा जाता है, तो इसकी पहचान लिटमस पेपर के द्वारा होती है। तो देखिए अम्ल क्या होता है, जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो नीले को लाल करेगा वो अम्ल हो जाएगा, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्षार हो जाता है। और आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अब देखिए अम्लता, जो अम्ल होता है उसका जो pH मान होता है वो क्या होता है, देखिए जो अम्ल है उसका pH मान 1 से 7 के बीच होता है, और जो क्षारी होता है उसका pH मान जो है 7 से क्या होता है, एबव होता है। अगर 7 से एबव जा रहा है तो वो क्षारी हो रहा है, pH मान 7 से कम है तो अम्लीय है, एक चीज़ ध्यान देना है। और अगर 7 बना हुआ है तो न अम्लीय है न क्षारी है, मतलब वो पदार्थ कैसा है, उदासीन है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको 50 से प्लस क्वेश्चन को व्याख्यात्मक तरीके से आपको समझाते हुए जो है इस सारे प्रश्नों को मैंने पूरा प्रयास किया कि आप इस चीज़ को अच्छे से आप इस वीडियो को आप स्टार्ट करें। तो जब भी स्टार्ट करें तो आप जो है पेन और कापी लेके बैठ जाएं, आप सुनते रहें, समझते रहें, क्योंकि
बहुत सारे प्रश्न तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोट किए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न मैंने ओरल बहुत ज़्यादा बताए हैं, 20-25 प्रश्न तो ऐसे हैं जो ओरल बताया गया 50 के अलावा। तो वो सारे प्रश्नों का आप एक नोट बना लें और उसे तैयार करें। और ये जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप जो है शेयर करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। यदि इस वीडियो में कोई कमी रह गई है या आप इस वीडियो में कुछ अच्छा चाहते हैं या कुछ और पे वीडियो आप चाहते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस वीडियो के माध्यम से बताएँ। तो वे कमेंट भी करें और आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ हम लोग पुनः जो है अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।